जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 28 अगस्त 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? आंसर हो जाएगा गोवा में। तो जो फिडे वर्ल्ड कप 2025 है, जो कि शतरंज का विश्व कप है, ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा में कब से कब तक होगा? 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक। इसमें 206 खिलाड़ी शामिल होंगे और 90 से अधिक देश इसमें शामिल होने जा रहे हैं। भारत ने पिछली बार इस विश्व कप की मेजबानी 2002 में की थी और उस समय ये विश्व कप हैदराबाद में आयोजित किया गया था। यहाँ पर बात हुई है फिडे की, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोला जाता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में, और यह शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। जैसे राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 सऊदी अरब में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राज़ील में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2031 अमेरिका में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2035 यूके में होगा, यानी ब्रिटेन में होगा। फीफा क्लब विश्व कप 2025 अमेरिका में। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2025 चिली में। UEFA महिला यूरो कप 2025 स्विट्जरलैंड में। AFC महिला एशिया कप 2026 ऑस्ट्रेलिया में। AFC महिला एशिया कप 2029 उज्बेकिस्तान में। 14वां क्रिकेट विश्व कप 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में। 15वां क्रिकेट विश्व कप 2031 भारत और बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट जरूर कर लें। तो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है एरिया की दृष्टि से। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व का जो एरिया है अब वो बढ़ गया है और इसका एरिया कितना हो गया है? 3629.57 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसमें हाल फिलहाल में 1044.68 वर्ग किलोमीटर का एरिया जोड़ा गया है, जो कि दक्षिण 24 परगना जिले की जो 3 रेंज है, जिसमें मतला, रैग, दिघी और रामगंगा, इन सभी को शामिल किया गया है। इससे सुंदरबन टाइगर रिजर्व का जो कुल एरिया है ये बढ़ गया है। पहले दोस्तों ये जो टाइगर रिजर्व था, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये एरिया की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता था, लेकिन अब इसमें जो एरिया जोड़ा गया है इसके कारण ये दूसरे नंबर पर आ गया है। तो इसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा मंजूरी दी गई है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सुंदरबन टाइगर रिजर्व की, ये दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो वो है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल है 3727.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ओडिशा राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अभी हमने बताया है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? केईबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। स्थापना 1936 में हुई थी। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? साउथ बटन आइलैंड, जो कि अंडमान में है।
और भारत में सबसे बड़ा जैव मंडल कौन है? कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। ठीक है, तो अभी बिहार सरकार के द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना। तो यह योजना समाज कल्याण विभाग की संबल योजना के तहत शुरू की जाएगी। इसकी जो लागत है 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में वो है 10.25 करोड़ रुपए की। दोस्तों, बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली प्रदान की जाएगी। इस बात की घोषणा नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकॉन नियुक्त किया है। बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत अभी हाल ही में बिहार में की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गिनी देश को निर्यात के लिए बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है। बिहार ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है। बिहार सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ IAS ऑफिसर प्रत्यय अमृत को मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो ये बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स हैं, इन्हें आप नोट कर लें। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है? गवर्नर का नाम आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को किस कंपनी ने डेवलप किया है जिसका 10वां टेस्ट कामयाब हुआ है? आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। तो देखिए दोस्तों, दुनिया का जो सबसे ताकतवर रॉकेट है उसका नाम है स्टारशिप और ये स्पेस एक्स कंपनी ने बनाया है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। तो इसके 9 टेस्ट असफल हुए थे, ये टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन 10वां टेस्ट इसका सफल हो गया है, यानी कि इसकी सफल लॉन्चिंग हुई है। तो दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 10वां टेस्ट कामयाब हो गया है 27 अगस्त 2025 को। ठीक है, 9 टेस्ट असफल रहे हैं। इस रॉकेट को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा डेवलप किया गया है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है ये किस कंपनी ने बनाया है? तो ये स्पेस एक्स ने बनाया है। और स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? ये एलन मस्क की कंपनी है। ये जो स्टारशिप व्हीकल है या रॉकेट है, इसकी ऊंचाई 403 फीट है और ये पूरी तरह से रीयूजेबल है। रीयूजेबल का मतलब ये है कि इसका फिर से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, एक बार इससे उपग्रह लॉन्च कर दिए जाएंगे और फिर दोबारा से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसकी विशेषता है। जो स्टारशिप सिस्टम है ये 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह तक ले जा सकता है, यह इसकी क्षमता है। स्पेस एक्स कंपनी की बात करें तो 2002 में एलन मस्क के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो प्रमुख रॉकेट हैं वो हैं फाल्कन 9, स्टारशिप और ड्रैगन कैप्सूल। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंगा रुगिनियन किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। ठीक है, तो लिथुआनिया देश की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? इंगा रुगिनियन। तो लिथुआनियाई संसद, जिसे सेईमास बोला जाता है, तो उसने 26 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री पद के लिए मंजूरी किसको दी है? इंगा रुगिनियन को। तो इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे गिंतोतास पलुकस, तो वित्तीय घोटाले के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? इंगा रुगिनियन। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा। लिथुआनिया की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और विनिसियस इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं गीतानास नौसेदा। यूरो यहाँ की करेंसी है। हाल फिलहाल में की गई कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे ड्यूरो मैकट सर्बिया के पीएम, मार्क कार्नी कनाडा के पीएम, कमला प्रसाद बिसेसर त्रिनिदाद और टोबैगो की पीएम बनी है, ब्राइस ओलेगी नगोइमा गैबोन के राष्ट्रपति, डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति, क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, इयाल जमीर इजराइल के सैन्य प्रमुख, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर,
अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति, यामांदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पीएम और लॉरेंस मोंग सिंगापुर के पीएम बने हैं। तो ये हाल फिलहाल में की गई अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय क्रिकेटर ने आईपीएल से संन्यास लिया है? आंसर हो जाएगा इसका रविचंद्रन अश्विन या आर अश्विन ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। और दोस्तों आईपीएल की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर वो सीएसके टीम के हिस्सा रहे हैं। बाकी उन्होंने 5 टीमों से खेला है, लेकिन वो ज़्यादातर सीएसके टीम से खेले हैं। उन्होंने आईपीएल के 221 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 187 विकेट लिए हैं और 833 रन बनाए हैं। अब जाकर के उन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। कुछ समय पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लिया था। हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों को डिस्कस करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले और डिस्कस किया था, फिर से इसको रिवाइज करते हैं। तो जैसे आंद्रे रसेल, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे। ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लिया है, ये भारत के हॉकी प्लेयर थे। निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते थे। हेनरिक क्लासन, ये इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे। पेपे रीना, ये फुटबॉलर थे, स्पेन के लिए खेलते थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। वंदना कटारिया, इन्होंने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लिया है, ये भारत की हॉकी प्लेयर थी। बी सुमित रेड्डी ने बैडमिंटन से संन्यास लिया है, ये भारत के थे। मुशफिकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये बांग्लादेश के थे। शरद कमल ने टेबल टेनिस से संन्यास लिया है, ये भारत के टेबल टेनिस प्लेयर थे। स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। रिद्धिमान साहा, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है, ये भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं। सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास लिया है, ये रोमानिया की थी। चेतेश्वर पुजारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये भारत के क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन है, टोल प्लाजा कर्मचारियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने कौन सी परियोजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा इसका आरोहण परियोजना। तो दोस्तों यह जो परियोजना शुरू की गई है, इसका उद्देश्य ये है कि जो टोल प्लाजा कर्मचारी हैं उनके बच्चों की शिक्षा में मदद की जाए। तो इसमें क्या किया जाएगा कि कक्षा 11 से लेकर के और UG तक के जो छात्र होंगे उनमें 500 छात्रों का चयन किया जाएगा और जो PG के छात्र होंगे उनमें 50 छात्रों का चयन किया जाएगा और उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो जो कक्षा 11 से UG तक के छात्र होंगे उन्हें 12,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा छात्रवृत्ति के रूप में, और जो PG के छात्र होंगे 50, उनको 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से ये मदद करने वाला है NHAI। बात करते हैं NHAI की, तो इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। संतोष कुमार यादव वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसका मुख्य काम होता है कि जो हमारे नेशनल हाईवे होते हैं उनका डेवलपमेंट करना, उनका मैनेजमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, फसल उत्सव ओणम किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, तो केरल राज्य में ओणम फसल उत्सव की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है 26 अगस्त को। तो ये 26 अगस्त से और 5 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और यह एक फसल उत्सव है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो यह जो उत्सव है ये मलयालम कैलेंडर के चिंगम मास में मनाया जाता है। ओणम का संबंध राजा महाबली और भगवान विष्णु के 52 अवतार से है। इसमें ये माना जाता है कि जो राजा महाबली हैं वो वर्ष में एक बार धरती पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और इसी दिन को ओणम के रूप में मनाया जाता है। चलिए कुछ प्रमुख उत्सव डिस्कस करते हैं। जैसे पुष्करालू उत्सव 2025 तेलंगाना में मनाया गया है। न्यू कॉम ईलो उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में। घोड़े जात्रा उत्सव नेपाल में। चेइरा ओबा उत्सव मणिपुर में। सरहुल त्यौहार झारखंड में। खुबानी उत्सव लद्दाख में। जात्रा उत्सव त्रिपुरा में। खोंगजोम उत्सव मणिपुर में। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में और हैरत पर्व 2025 कश्मीर में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है?
आंसर हो जाएगा उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन किया था मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। और यह सम्मेलन कब हुआ है? 27 अगस्त 2025 को। इसका उद्देश्य ये था कि जो आध्यात्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा देना। दोस्तों, सम्मेलन की बात हुई है तो हाल फिलहाल में हुए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो अलास्का शिखर सम्मेलन पुतिन और ट्रंप के बीच में अभी अमेरिका में हुआ था। भारत और सिंगापुर गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 तियानजिन चाइना में किया जाएगा। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। भारत का पहला सेप 2025 सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। तो ये 2025 के हाल फिलहाल में हुए सम्मेलन हैं। अगला क्वेश्चन है, नायरा एनर्जी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो तैमूर अवसगुलिएव को नायरा एनर्जी का सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, जो तैमूर अवसगुलिएव हैं ये अज़रबैजान देश के हैं और इन्हें भारत की जो प्रमुख निजी रिफाइनरी कंपनी है नायरा एनर्जी, उसका सीईओ बनाया गया है। दोस्तों, जो नायरा एनर्जी कंपनी है ना, इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी जो रिफाइनरी है ये वडिनार गुजरात में है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी एकल साइट रिफाइनरी भी है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। जैसे अर्जुन चौधरी ग्राहम हाउसिंग के सीईओ बने हैं। राजीव रंजन एनडीबी के उपाध्यक्ष बने हैं। अनीश दयाल सिंह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस के आयुक्त बने हैं। अजय कुमार भल्ला नागालैंड के राज्यपाल बने हैं, तो इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव बने हैं और शाहरुख खान जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहीं पर मिलेगी। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल जब करेंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा। तो इस ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी एस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो अभी इसमें स्पेशल छूट दी गई है गणेश चतुर्थी के अवसर पर। तो आप इसके लिए कूपन कोड यूज करें गणेश 500, ठीक है। तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। और ये जो कोर्स है इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सभी टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आप ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर कौन सा बना है? ज्यूरिख। किस स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा लगाई गई है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। डॉक्टर राजीव रंजन को किस बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। CBI के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन चक्र। वैश्विक भूखमरी संकट से निपटने के लिए भारत सरकार और किस संगठन ने समझौता किया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को भारतीय नौसेना में किस स्थान पर शामिल किया गया है? विशाखापत्तनम। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 से लेकर 2023-24 के बीच ग्रामीण महिला रोजगार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 96। 5वां लोक संवर्धन पर्व किस शहर में आयोजित किया गया है? कोच्चि में। विटारा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की लॉन्चिंग कहाँ की गई है? हंसलपुर, गुजरात में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान की कुछ समितियां डिस्कस करेंगे। यानी कि जब भारतीय संविधान सभा जो थी उसके समय जो समितियां बनी थी उसके अध्यक्ष डिस्कस करने वाले हैं। जैसे वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्याग यानी क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर।
सदन समिति के अध्यक्ष वी पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के एम मुंशी, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे एस. वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वी पट्टाभी सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे एस.के. डार जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे उषा नाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे एस. वरदाचारी। तो ये संविधान सभा की जो समितियां थीं उनके अध्यक्ष आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आंसर है राजा राम मोहन राय। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर राजा राम मोहन राय बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की ई बुक मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल है। और दोस्तों, ऐप पर जीके जीएस की ये सभी ई बुक भी मिल जाएंगी तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ और 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिलेंगी तो इनको प्राप्त कर लें। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देने के लिए आपको टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाना है, तो यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा।